नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो बात कही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में अपने भाषण के दौरान बिहार की जीत के बाद, उन्होंने एक वाक्य कहा कि गंगा जी बिहार से पटना से बहकर पश्चिम बंगाल जाती हैं। ये बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था। तो क्या गंगा जी बिहार के जनादेश का संदेश लेकर पश्चिम बंगाल जाएंगी? क्योंकि मार्च अप्रैल 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले और बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद से टीएमसी के खेमे में, ममता बनर्जी के खेमे में सन्नाटा है। अब उनके पास मुश्किल ये है कि एसआईआर जिसका बड़ा जोर शोर से विरोध करने की तैयारी हो रही थी, उसका आधार खत्म हो गया। जिस तरह का जनादेश आया है, उन्होंने देख लिया कि राहुल गांधी जिन्होंने ये एसआईआर का विरोध किया, 16 दिन की यात्रा की, उनकी पार्टी का हश्र क्या हुआ। 5 सीटें सिर्फ जीते हैं, उसमें भी 3 सीटें ऐसी हैं जो 150, 200, 250, 1000 इस तरह के मार्जिन से जीती हैं। मतलब ये संभव था कि कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर सिमट जाती। 5 सीटें भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। 5 सीटें तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जीत गई। तो आप समझिए कि बिहार में विधायी हैसियत जो है कांग्रेस पार्टी की, वो असदुद्दीन ओवैसी के बराबर हो गई है। एक राष्ट्रीय पार्टी और एक शहर की पार्टी केवल जो है हैदराबाद की पार्टी है, MIM। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिहार में क्या हुआ। बिहार में जो हुआ, जो नतीजा आया है, जिनकी आंखें खुली थी उन सबको दिखाई दे रहा था। जो रतौंध का शिकार थे उनको दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो सच देखना नहीं चाहते थे, सच को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तो बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। सवाल यह है कि बंगाल में होगा क्या। पहले जान लें कि बंगाल की परिस्थितियां क्या हैं, थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इस समय जो परिस्थिति है, और बिहार का एक्स फैक्टर क्या हो सकता है। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो बिहार में प्रशांत किशोर को एक्स फैक्टर बता रहे थे। ऐसे भी स्वनामधन्य पत्रकार थे, राजनीतिक विश्लेषक थे, जिनको प्रशांत किशोर में बिहार चुनाव का एक्स फैक्टर दिख रहा था। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति शुरू से जाति आधारित नहीं रही है। ये बदलाव शुरू हुआ 2009 से। 2009 से बदलाव शुरू हुआ तो सीपीएम साफ हो गई। सीपीएम और उसके समर्थकों को और जाति की राजनीति का विरोध करने वालों को ये पूरा विश्वास था कि पश्चिम बंगाल का भद्रलोक ऐसा होने नहीं देगा। तो जो सीपीएम की नीति थी उसी को ममता बनर्जी ने अपनाया। और जब मैं कह रहा हूँ कि जाति की राजनीति नहीं होती थी या उसका विरोध था, तो ऐसा नहीं कि जाति की राजनीति की जो बुराई है उसके कारण विरोध हो रहा था। विरोध हो रहा था कि समाज के जो पिछड़े तबके हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, उनको अधिकार न देना पड़े। तो पश्चिम बंगाल में सामाजिक शक्ति पर राजनीतिक शक्ति हावी हो गई थी। ममता बनर्जी ने ग्रामीण इलाकों में जहां भी विरोध का स्वर उभरा, उसको निर्दयता से दबा दिया, कुचल दिया। इस तरह से राज किया है उन्होंने। अब 15 साल होने जा रहे हैं, ये मार्च अप्रैल में 15 साल हो जाएंगे। और 34 साल लेफ्ट ने राज किया, उससे पहले 30 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया। 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश से बड़ी संख्या में मतुआ समुदाय के लोग आए। मतुआ एक पंथ है। इसकी स्थापना बांग्लादेश के फरीदपुर जिले में हरिचंद ठाकुर ने किया था, जो इस समाज से आते थे। आज़ादी के बाद उनके पोते PR ठाकुर, उन्होंने इस पंथ का हेडक्वार्टर बनाया 24 उत्तर परगना में, और इस इलाके का नाम रखा गया ठाकुर नगर। मतुआ समुदाय के जो लोग हैं वो नाम शूद्र हैं, यानी दलित समाज से आते हैं। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि इनकी आबादी 1,75,00,000 है। मतुआ समाज के लोग दावा करते हैं कि हमारी आबादी 5 करोड़ है पश्चिम बंगाल में। अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में वैसे मतुआ समुदाय के लोग जो है असम में भी पाए जाते हैं।
तो अब ये मालूम नहीं कि वो केवल पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं या असम को जोड़कर या नॉर्थ ईस्ट में और जगह जो हैं उनको जोड़कर कह रहे हैं। लेकिन बड़ी संख्या में अगर सरकारी आंकड़े को भी मान लें तो 1.25 करोड़ लोग इस समुदाय से, इस पंथ से आते हैं। 2003 में जो नागरिकता का कानून बना उसके तहत इन्हें नागरिकता नहीं दी गई। तब से, जब से ये बांग्लादेश से आए हैं, भारत के नागरिक नहीं बन पाए। तो इनकी सबसे बड़ी मांग थी कि हमें भारत का नागरिक बनाया जाए, नागरिकता दी जाए। हर पार्टी वादा करती थी, किसी ने पूरा नहीं किया। 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि हम सीए का कानून लाएंगे और ले भी आए। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इस समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। 42 में से 18 लोकसभा सीटें बीजेपी जीत गई। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास बनाया, पहली बार ऐसा हुआ। उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। सीपीएम, जिसने 34 साल राज किया पश्चिम बंगाल पर, एक भी सीट नहीं मिली थी। अब सवाल यह है कि 2026 में क्या होने वाला है। 2026 में कई चीज़ें होने वाली हैं। एक तो पहला तात्कालिक प्रभाव जो है बिहार का जो नतीजा आया है। बिहार में एनडीए ने, भाजपा ने, जदयू ने और उसके साथी दलों ने जो परफॉर्मेंस दी है और बिहार की जनता ने जिस तरह से उनका समर्थन किया है, 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी को पछाड़कर रिकॉर्ड बहुमत से एनडीए जीता है। इससे ज़्यादा बहुमत से केवल 2010 में जीता था, जब एनडीए को 206 सीटें मिली थी। इस बार 202 सीटें मिली हैं, तो लगभग उसी के बराबर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार का जनादेश कितना बड़ा है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिहार विधानसभा का पहला चुनाव है जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। ये बिहार विधानसभा का पहला चुनाव है जो वक्फ एक्ट संसद से पास होने के बाद हुआ है। ये बिहार विधानसभा का पहला चुनाव है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की प्रक्रिया पूरा होने के बाद हुआ है। ये 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनका इस चुनाव के नतीजे पर असर पड़ा है। उन बुद्धिमान लोगों की बात पर मत जाइए जो कहते हैं कि 10,000 रुपये महिलाओं को जो दिए उद्यम के लिए, उद्योग के लिए, उसके कारण जीत गई एनडीए। ये महिलाओं का अपमान है, उनके आत्मसम्मान का अपमान है कि 10,000 रुपये मिले इसलिए उन्होंने वोट दे दिए। वो ये देखते नहीं कि 20 साल में बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या क्या कदम सरकार ने उठाए, नीतीश कुमार ने उठाए। तो उसकी बात अभी छोड़ देते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का जो चुनाव होगा वो भी विधानसभा चुनाव पहला होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद होगा, पहला होगा जो वक्फ एक्ट पास होने के बाद होगा, पहला होगा जो एसआईआर होने के बाद होगा। अभी चल रही है प्रक्रिया, चुनाव से पहले हो जाएगी। फरवरी में जो है फाइनल इलेक्टोरल रोल जो है वो प्रकाशित हो जाएंगे। तो जो फर्जी वोटर, घुसपैठिया वोटर बनाकर जिनके बल पर चुनाव जीतती थी टीएमसी और उससे पहले सीपीएम, वो आधार ही चला जाएगा। तो ये इतना बड़ा झटका है जिसको बर्दाश्त करना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल है। लेकिन मेरी नज़र में इससे बड़ा, जो अगर आप कह सकते हैं जिसको एक्स फैक्टर या जिसको कह सकते हैं गेम चेंजर, वो है सीए कानून लागू होने के बाद, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद, जिसमें वादा किया था सरकार ने, केंद्र सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, कि मतुआ समाज के लोग, अभी मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल जो है पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ, मतुआ समाज के लोग या जो हिंदू शरणार्थी आए थे बांग्लादेश से, उन 71 के बाद उनको नागरिकता दी जाएगी। अब स्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका संगठन जगह जगह पर कैंप लगा रहे हैं मतुआ समाज के और ऐसे लोगों को नागरिकता दिलाने के लिए जिनके पास नागरिकता नहीं थी। उनको नागरिकता मिलने का मतलब है कि वो इस देश के वोटर बन जाएंगे। तो मतदाताओं की संख्या में इतना बड़ा परिवर्तन इससे पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति में नहीं आया। तो ये पहला मामला होगा जो इस पूरे चुनाव की दिशा बदल देगा।
भारतीय जनता पार्टी, और ख़ास तौर से फिर याद दिला रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने जो कल कहा गंगा पटना से होकर ही बंगाल जाती है, वो इशारा जो है वो राजनीतिक निर्णय का भी कर रहे थे, राजनीति की दिशा का भी बता रहे थे कि बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल की बारी है। तो अगर आप 2021 से या उससे पहले 2016 की बात न करें तो अच्छा है, बीजेपी की कोई हैसियत नहीं थी। 2021 में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ी और 3 सीट जो उसे 2016 में मिली थी उससे बढ़कर 77 पर पहुंच गई थी। हालांकि उसमें से 5-6 लोग बाद में छोड़कर चले गए पार्टी, और बाई इलेक्शन में वो ज़्यादातर सीटें जो है बीजेपी हार गई, तो उसके पास अभी 72-73 ऐसे कुछ सीटें बची है। और इस समय पश्चिम बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी। ये जो मतुआ समुदाय को नागरिकता के मामले में जो गफलत हुई, उसके कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ बीजेपी को, क्योंकि कानून बनने के बाद भी उनको नागरिकता मिली नहीं है। अब सरकार और पार्टी व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर उनको नागरिकता देने का काम कर रही है। राज्य सरकार इसमें अड़ंगा लगाना चाहती है, तो केंद्र सरकार ने और ख़ास तौर से गृह मंत्रालय ने नियम ऐसे बनाए कि राज्य सरकार का कोई उसमें जो है दखल ही न रह जाए। जो कमेटी बनाई गई है, जो भी एप्लीकेशंस आएंगी उन पर विचार करके फैसला करने के लिए, उसमें बहुमत केंद्र सरकार की संस्थाओं के प्रतिनिधियों का है। राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि हैं, लेकिन फैसला केंद्र सरकार से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि करेंगे। तो वो अधिकार भी राज्य सरकार से आप कहिए कि एक तरह से छीन लिया है, या राज्य सरकार के दखल को न्यूट्रलाइज कर दिया है केंद्र सरकार ने। और ये नागरिकता देने का अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी 2021 में हारी क्यों? उसे हिंदू वोट कम मिले। ममता बनर्जी को भी बड़ी संख्या में हिंदू वोट मिले। उसके साथ 2000 लोकसभा की बात कर रहा हूँ, 2014 में ममता बनर्जी टीएमसी को मुसलमानों का 40% वोट मिला था। 2019 में ये बढ़कर 70% हो गया। लेकिन हिंदू भाजपा के साथ आए तो भाजपा के लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 से बढ़कर 18 हो गई। अब ये मतुआ समुदाय, इसके साथ जुड़े हुए जो दूसरे सामाजिक समूह हैं जो पिछड़े या दलित समाज से आते हैं, उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से जो झटका लगा उससे सबक जो सीखा है, आप उसका नतीजा देखिए। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और अब बिहार, एक जगह गड़बड़ी हुई झारखंड में। बाकी ये राज्यों के विधानसभा चुनाव जिस तरह से भाजपा ने जीते हैं, वो संगठन की ताकत और राष्ट्रीय नेतृत्व की विश्वसनीयता की ताकत, इन दो के मेल से हुई है। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने संगठन की ताकत को थोड़ा पीछे कर दिया, उसको थोड़ा इग्नोर किया था। अब उसको समझ में आ गया है कि ये जब दोनों मिलेंगे तभी गाड़ी चलेगी। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या संभावना हो सकती है, इसका आकलन करने के लिए अगर आप 2021 के नतीजे को या 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे की ओर देखेंगे तो आप गलत फैसले पर पहुंच सकते हैं। आपको याद होगा 2021 में प्रशांत किशोर जो है वो एडवाइज़र थे टीएमसी के और ममता बनर्जी के, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, इलेक्शन स्ट्रेटजिस्ट थे। और चुनाव के बाद उन्होंने कहा था कि अगर 70% हिंदू भाजपा को वोट देने लगे तो भाजपा सत्ता में आ जाएगी। भाजपा का अभी वोट शेयर 40% के आसपास है, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 30% हिंदुओं का वोट लेना है। अब ये मतुआ समुदाय और दूसरे जो समुदाय हैं जो हिंदू बांग्लादेश से आए शरणार्थी बनकर, उनको जो नागरिकता मिलेगी और वोटर बनेंगे, उसके बाद इनका प्रतिशत क्या होगा ये देखने की बात होगी। उससे कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। और आप मान कर चलिए कि इस समुदाय के ज़्यादातर लोग भाजपा को ही वोट देने वाले हैं। हालांकि बीच में 2024 में नाराज़ होकर बीजेपी से वो
उनका एक बड़ा सेक्शन जो है वो टीएमसी की ओर चला गया था। लेकिन ममता बनर्जी की स्थिति पहले की तुलना में लगातार खराब होती जा रही। कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, ये इतने बड़े मुद्दे हैं जिन पर टीएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। अदालत से हर थोड़े समय के बाद फटकार सुननी पड़ती है, और अदालत जब कह रहा हूँ तो मैं लोअर कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव, मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि पूर्वोदय अगर भाजपा के लिए होना है तो उसका सबसे बड़ा किला है पश्चिम बंगाल, और उड़ीसा से उसकी शुरुआत हो चुकी है। और उस दिशा में बिहार के जनादेश ने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 चुनावों में प्रदेश की नंबर 1 पार्टी होकर, हालांकि 2020 में एक सीट से आरजेडी से पीछे रह गई थी, लेकिन जेडीयू से बड़ी थी 2020 में भी, और 2025 में भी जेडीयू से बड़ी पार्टी है। तो उसने अपने सबसे बड़ी पार्टी होने के अपने स्थान को सुनिश्चित कर लिया है बिहार की राजनीति में। और इसका असर ऐसा हो नहीं सकता कि बंगाल की राजनीति पर, बंगाल के चुनाव पर न पड़े। और भाजपा ने जिस तरह से अपनी रणनीति बदली है, चुनाव लड़ने का जो तरीका बदला है, पिछले चुनाव में जो गड़बड़ियां हुई उससे जो सबक सीखा है, एक बड़ा सबक जिसका असर आपको अभी आने वाले 1-2 महीनों में दिखाई देगा। 2021 में जो गलती हुई थी, भाजपा ने ऐसे लोगों की बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की कमान सौंप दी उन लोगों को, या चुनाव प्रचार के संगठन के काम में लगा दिया जो बांग्ला भाषा जानते नहीं थे, जो वहाँ के स्थानीय जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं था, सामाजिक जो मुद्दे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं थी। इस बार भाजपा उस रणनीति बदलने वाली है। जो उसने महाराष्ट्र में किया, जो उसने हरियाणा में किया, जो उसने दिल्ली में किया, और अब जो उसने बिहार में किया है, तो आपको पता चलेगा। वैसे शुरू हो चुका है, मतलब ऐसा नहीं कि होना, बिहार के चुनाव से पहले ही पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी भाजपा शुरू कर चुकी है। बाकी पार्टियां अभी इंतजार कर रही हैं, और सीपीएम हो, कांग्रेस हो या टीएमसी हो, इनका सारा फोकस एसआईआर पर है कि किसी तरह से एसआईआर को रोको। इनकी कोशिश है कि फर्जी वोट कटने ना पाए। शुरू में जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, जो बीएलओ बनते हैं, जो बूथ लेवल ऑफिसर बनते हैं, चुनाव आयोग जिनकी नियुक्ति करता है, वो आनाकानी कर रहे थे। लेकिन चुनाव आयोग के कड़े रवैये के बाद उन्होंने काम करना स्वीकार कर लिया है, और पश्चिम बंगाल में बहुत तेज़ी से एसआईआर का काम चल रहा है। एसआईआर मतलब, उसको सीधी भाषा में समझिए कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण। तो उसमें जो अशुद्धियां हैं उनको दूर किया जा रहा है। तो मतदाता सूची का शुद्धिकरण, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव, वक्फ एक्ट पास होने के बाद पहला चुनाव, और एसआईआर के बाद पहला चुनाव, और मतुआ समाज के लोगों का बड़े पैमाने पर भारत का नागरिक बनने और मतदाता बनने के बाद का पहला चुनाव। तो पश्चिम बंगाल की पूरी राजनीति बदल चुकी है, उसमें आमूल परिवर्तन हो गया है। तो पिछले किसी चुनाव से अगर आप उसकी तुलना करने की कोशिश करेंगे तो गलत नतीजे पर पहुंच सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कमर कसी हुई है कि पश्चिम बंगाल में उसको कमल खिलाना है, और खिला पाएगी कि नहीं ये तो पश्चिम बंगाल के मतदाता तय करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पहली चीज़ होती है लड़ाई में इच्छा शक्ति, उसके बाद आता है आपकी संगठन की शक्ति। चुनाव की बात कर रहा हूँ, राजनीति की बात कर रहा हूँ। और फिर उस सब के ऊपर जो आइसिंग ऑन द केक जिसको कहते हैं, वो होता है आपके राष्ट्रीय नेतृत्व की विश्वसनीयता। ये सारे फैक्टर भाजपा के पक्ष में हैं। ममता बनर्जी भारी एंटी इनकम्बेंसी से जूझ रही है, और उनके दुर्भाग्य से कोई तीसरी शक्ति नहीं है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, या नहीं बची है कहना चाहिए। जो 2 पार्टियां 30 साल और 34 साल राज कर चुकी हैं, कांग्रेस और सीपीएम, वो हाशिए पर जा चुकी है।
उनकी स्थिति जो बिहार के चुनाव में अभी छोटे दलों की थी उनसे भी बदतर है। इसी से समझिए कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा में सीपीएम या कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। तो पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति के लिए और भाजपा की राजनीति के लिए, दोनों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होगा। पूरब का सबसे मजबूत किला जो भाजपा की पहुंच से, पकड़ से बाहर था, अगर वहां कमल खिल जाता है तो मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि भाजपा के सही मायने में राष्ट्रीय दल होने की दिशा में ये एक बड़ी छलांग होगी। कदम नहीं होगा, छलांग होगी। ये जीत अगर होती है तो इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी कि ये जीत एक मजबूत क्षेत्रीय दल के खिलाफ होगी। अब कांग्रेस को हराना बीजेपी के लिए आसान हो गया है। कांग्रेस को हराना कोई बड़ी उपलब्धि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। क्षेत्रीय दलों से लड़ाई अब बीजेपी की होने वाली है, चाहे अभी पश्चिम बंगाल की बात करें या तमिलनाडु की बात करें। कांग्रेस से लड़ाई का दौर अभी 27-28 में आएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर टीएमसी की हार होती है, जिसकी संभावना दिन पर दिन, या बल्कि कहें जिसकी आशंका दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो ये भारतीय राजनीति में एक नया और बड़ा मोड़ होगा। तो चुनाव की घोषणा होने दीजिए, उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू होंगी। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।